नमस्ते दोस्तों। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में विश्व में दो महाशक्तियों का उदय होता है। एक तरफ होता है यूएसए और दूसरी तरफ होता है यूएसएसआर। लेकिन 26 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर का विघटन हो जाता है और वो 15 छोटे छोटे देशों के अंदर डिवाइड हो जाता है। और इस विघटन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है सिर्फ एक इंसान को, जिनका नाम है मिखाइल गोर्बाचेव। The rush hour traffic, Red Army armored personnel carriers on the streets of Moscow this morning, heading to the Kremlin. They first moved in at 4 a.m., the first sign of the coup d'etat that removed Mikhail Gorbachev. Невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем своих обязанностей президента первого года вице-президент СССР Янаев. Дискредитирует Союз перед всем миром, подрывая наш престиж в мировом сообществе, возвращает нас к эпохе холодной войны. यूएसएसआर के विघटन का मतलब है कि उसका 15 छोटे छोटे कंट्रीज में डिवाइड हो जाना। ये 15 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? 3 बाल्टिक देश, एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया। इसके अलावा 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। और इसके अलावा 7 और कंट्रीज़ हैं जिसमें से बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, अज़रबैजान, आर्मेनिया और प्रेजेंट डे रशिया। पहले सारे सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करते थे, लेकिन 26 दिसंबर 1991 को ये 15 अलग अलग नए देश बन जाते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में समझने से पहले हमको सोवियत यूनियन की पॉलिटी के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। 1990 के पहले सोवियत यूनियन में सिर्फ एक पार्टी का शासन हुआ करता था, जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, जिसको CPSU के नाम से जानते हैं। और जो भी इस पार्टी का हेड होता था वही पूरे सोवियत यूनियन का हेड हुआ करता था। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव CPSU के जनरल सेक्रेटरी के पद पे अपॉइंट किए जाते हैं। इस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के पद पे जाने का मतलब है पूरे सोवियत यूनियन का लीडर। हालांकि वहाँ पे एक सुप्रीम सोवियत के नाम से एक पार्लियामेंट टाइप भी हुआ करती थी जो लॉ पास करती थी, और उसका एक प्रेसिडेंट भी होता था जो हेड ऑफ द स्टेट हुआ करता था। लेकिन जो रियल पावर होती थी वो CPSU के जनरल सेक्रेटरी के पास हुआ करती थी। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव इस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं और तब से लेकर 1991 तक वो इस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहते हैं। इस दौरान उन्होंने जो जो काम किए वो जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि उस टाइम सोवियत यूनियन की सिचुएशन क्या थी, उनकी इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या थी, उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, सोसाइटी वहाँ पे किस टाइप की थी, इसके बारे में समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करते हैं। सोवियत यूनियन में सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो किया जाता था। इस सिस्टम का मतलब है कि देश के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो वहाँ की सरकार कंट्रोल करेगी। किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के पास कोई राइट नहीं होते थे किसी प्रॉपर्टी रखने के या फिर कोई कारोबार करने के। जो भी डिसीजन होते थे इकोनॉमी से रिलेटेड वो गवर्नमेंट के पास होते थे। स्टार्टिंग में तो सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम बहुत अच्छा था, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी और लोग जो भी काम होना था वो मैनुअल वर्कर के द्वारा ही होना था। 1950 के बाद में जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, अमेरिका जैसे देश, यूरोपियन कंट्रीज़, वहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगी और वहाँ पर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बहुत तेज़ होने लगा। लेकिन सेम चीज़ USSR के अंदर नहीं हो पाई। इस वजह से 1970 के बाद में वहाँ पर इकोनॉमी बिल्कुल नीचे जाने लगी और 1980s के स्टार्टिंग में तो सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि इकोनॉमी नेगेटिव में जाने लग गई। तो जब 1985 में गोर्बाचेव जनरल सेक्रेटरी बने उस टाइम इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत नेगेटिव में जा रही थी। इसके अलावा कोल्ड वार का टाइम था USA और USSR के बीच में उस टाइम, तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेंडिचर भी किए जा रहे थे USSR के द्वारा जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। जैसे कि 25% जो बजट था वो डिफेंस एक्सपेंडिचर के लिए रखा जाता था, क्योंकि वहाँ पर USA और USSR में एक आम रेस चल रही थी खुद को ज़्यादा शक्तिशाली प्रूव करने की। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपनी तरफ करने के लिए भी USSR बहुत सारा खर्चा कर रहा था, तो उनकी इकोनॉमिक हालत बहुत धीरे बहुत ख़राब होती जा रही थी। इसके अलावा पॉलिटिकल फ्रंट पे अगर हम देखें तो सिर्फ एक पार्टी का शासन था। जो भी डिसीजन होते थे वो सेंट्रल पार्टी लिया करती थी, कोई डेमोक्रेसी नहीं थी और लोगों के पास कोई राइट भी नहीं थे। लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था, ना ही न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल ऐसे थे जो सरकार के खिलाफ बोल सकते थे। इनफैक्ट जो बाहर के जो चैनल थे, जो अमेरिकन चैनल या यूरोपियन चैनल, वो सब USSR के अंदर बैन थे। जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद मिखाइल गोर्बाचेव ने इन सारी इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन को ठीक करने के लिए कुछ रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए। इनमें से 3 रिफॉर्म मैन थे, जिसमें पहले का नाम है पेरेस्ट्रोइका। ये एक रशियन नेम है जिसका मीनिंग होता है रिस्ट्रक्चरिंग, मीन्स इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करना। दूसरा रिफॉर्म था उस्केरिनी, ये भी एक रशियन वर्ड है और इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन। मतलब जो पेरेस्ट्रोइका के अंदर हम लोगों ने रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए हैं उनको बहुत एक्सेलरेट करके, मतलब बहुत जल्दी उनको इंट्रोड्यूस करना, जल्दी उनको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना। और तीसरा जो रिफॉर्म था उसका नाम था ग्लास्नोस्ट।
इसका मतलब होता है ओपननेस। ओपननेस इकोनॉमिकली भी ओपन होने की बात थी इसमें और सोशली भी ओपन होने की बात थी। सोशली ओपन होने का मतलब है कि लोगों को उनकी फ्रीडम राइट दिए जाएँ, न्यूज़ चैनल को अगर सरकार कुछ गलतियाँ कर रही है तो उसके लिए क्रिटिसाइज़ करने का राइट दिया जाए, जो विदेशी जो न्यूज़ चैनल हैं उन यूएसएसआर के अंदर आके न्यूज़ बताने की परमिशन दी जाए, लोगों को बाहर ट्रैवल करने की अनुमति दी जाए। इस टाइप के राइट ग्लासनोस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए। इसके अलावा और भी बहुत से रिफॉर्म लाए गए जिसमें डेमोक्रेटाइजेशन था। इसके अंदर 1990 के अंदर जो सिंगल पार्टी का रूल था उसको ख़त्म करके मल्टी पार्टी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इसके अलावा जो अदर कंट्रीज़ में अननेसेसरी एक्सपेंडिचर किया जा रहा था यूएसएसआर के सरकार के द्वारा, उसको भी गोरबाचेव ने लिमिट करने की कोशिश की, जिसमें सबसे पहले तो 1985 में अफगानिस्तान के अंदर एक सिविल वॉर चल रहा था जिसमें यूएसएसआर की फोर्सेज इन्वॉल्व थी। तो सबसे पहले 1985 में अफगानिस्तान से जो रशियन मिलिट्री वहाँ पे इन्वॉल्व थी उसको वापस बुलाने का डिसीजन लिया गया। इसके अलावा 1986 के अंदर ही यूएसए के साथ मीटिंग करके जो कोल्ड वार चल रहा था उसको एक तरीके से ख़त्म करने की बात की गई। 1987 में एक न्यूक्लियर आर्म ट्रीटी साइन की गई यूएसए के साथ, और साथ में ये भी डिसीजन लिया गया कि 20वीं सेंचुरी के एंड तक हम सारे के सारे न्यूक्लियर जो हथियार हैं उनको फिनिश कर देंगे। हालांकि ये एग्रीमेंट फाइनल नहीं हो पाया। और इन सब कामों के लिए जो वो आर्म रेस थी उसको कंट्रोल करने की बात कर रहे थे, न्यूक्लियर रेस को ख़त्म करने की बात कर रहे थे, कोल्ड वार को ख़त्म करने की बात कर रहे थे, इन सब के लिए 1988 में भारत सरकार ने भी उनको इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट से उनको सम्मानित किया। इसके अलावा 1990 के अंदर उनको नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया। गोरबाचेव ने जितने भी रिफॉर्म किए उनका पर्पज़ कहीं से भी ये नहीं था कि जो सेंट्रली कंट्रोल जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है उससे हमको दूर जाना है और हमको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपनाना है, ऐसा कहीं पे भी नहीं था। उनका जो मेन मकसद था वो ये था कि रहेगी हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी, लेकिन उसके अंदर जो कुछ कमियां हैं उनको ठीक किया जाए, ये उनका मेन पर्पज़ था। जैसे कि जो पेरेस्ट्रोइका पॉलिसी थी उसमें कहीं भी ऐसा नहीं था कि हमको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट करना है या फिर मार्केट इकोनॉमी को अडॉप्ट करना है, बल्कि उसका पर्पज़ ये था कि सोशलिस्ट इकोनॉमी के रहते हुए ही हमको लिबरल इकोनॉमी के वो एलिमेंट को अडॉप्ट करना है जिससे कि हमारी इकोनॉमी में जो कुछ कमी है उनको सुधारा जा सके। और इसके अलावा जो ग्लासनोस्ट की जो पॉलिसी थी जिसमें ओपननेस की बात की जा रही थी उसका भी पर्पज़ ये नहीं था कि लोग सरकार के खिलाफ बोलने लगें या फिर सरकार के खिलाफ ही बगावत कर दें। इस पॉलिसी का जो मेन मोटो था वो ये था कि लोगों को बताया जाए कि जो पॉलिसी पहले से चली आ रही है उनमें कुछ कमियां हैं, हमारी इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम है और उसको हमको ठीक करने की ज़रूरत है। और इस पॉलिसी को अडॉप्ट करने के पीछे गोरबाचेव का जो पर्पज़ था वो ये था कि लोगों को पता लगेगा और जब लोगों को पता लगेगा तो वो इकोनॉमी को ठीक करने में उनकी हेल्प करेंगे। इस पर्पज़ से जो ओपननेस की बात की थी उन्होंने उनको लोगों को राइट देने की बात की थी। न्यूज़पेपर को राइट दिया गया था कि वो सरकार को क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं अगर वो सरकार कुछ गलत कर रही है। तो इन सब का पर्पज़ बस इतना था कि लोगों को अवेयर किया जाए ताकि लोग सपोर्ट कर सके इकोनॉमी को ठीक करने में। अब चूँकि इन पॉलिसीज़ का जो आउटकम जैसा सोचा गया था वैसा तो नहीं आया, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये जितनी भी जो पॉलिसी थी, चाहे वो इकोनॉमी को छूट देने की हो, चाहे वो लोगों को फ्रीडम देने की हो, या और जो भी जो गोरबाचेव ने इंट्रोड्यूस की थी, अब वैसे देखा जाए तो ये पॉलिसीज़ बहुत अच्छी थी क्योंकि इकोनॉमी को ठीक करने की बात की जा रही थी, लोगों को फ्रीडम देने की बात की जा रही थी, सरकार को क्रिटिसाइज़ करने की बात की जा रही थी, देश में मल्टी पार्टी सिस्टम को लागू करने की बात की जा रही थी। तो सुनने में तो पॉलिसीज़ बहुत अच्छी थी और लोगों को भी एक तरीके से वो आगे बढ़ाने वाली, उनको डेवलप करने की दिशा में ही थी। लेकिन इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये जितनी भी पॉलिसीज़, जितनी भी जो छूट थी, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, चाहे वो फ्रीडम से रिलेटेड हो, वो एकदम से दे दी गई और लोग इसको एकदम से संभाल नहीं पाए क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे टाइम से लोग सेंट्रली कंट्रोल थे और उनके पास कोई फ्रीडम नहीं थी। और जैसे एकदम से उनको फ्रीडम दी गई तो लोगों में और ज़्यादा फ्रीडम की डिमांड होने लगी और लोगों ने इसी क्रम में धीरे धीरे और फ्रीडम की डिमांड करना चालू कर दिया। सबसे पहले एस्टोनिया ने अपने आप को एक तरीके से पूरे जो सोवियत यूनियन था उसके अंदर एक अपना डोमिनियन, अलग से एक इंडिपेंडेंट डोमिनियन डिक्लेयर कर दिया और वो डिमांड करने लगे कि हमको और ज़्यादा फ्रीडम दी जाए ताकि हम अपनी इकोनॉमी को खुद से कर सकें। इसके बाद लिथुआनिया ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया नेक्स्ट ईयर ही। और इस तरह धीरे धीरे करते करते 1991 के लास्ट में यूएसएसआर बिखर के 15 छोटे छोटे कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया। अब चूँकि गोरबाचेव जब ये सारी पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट कर रहे थे तो जो CPSU जो पार्टी थी उनकी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, उसके अंदर और भी बहुत सारे मेंबर थे जो गोरबाचेव की बातों से एग्री नहीं करते थे। उनको लगता था कि एक तरीके से लोगों को इतनी छूट नहीं दी जानी चाहिए, इकोनॉमी को इतनी छूट नहीं दी जानी चाहिए, सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होना चाहिए। तो वो सब गोरबाचेव की पॉलिसी से ज़्यादा खुश नहीं थे। तो 1991 तक जब ये चलता रहा तो पार्टी के अंदर भी बहुत सारे एक तरीके से अलग अलग गुट बन चुके थे और ये 1991 में एक गुट एकदम खुल के सामने आया अगस्त कूप के नाम से। अगस्त कूप का मतलब है 19 अगस्त को उनकी पार्टी के कुछ मेंबर्स ने मिलके
जिसमें उनके खुद के वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और जो उस केजीबी थी, जो खुफिया एजेंसी थी सोवियत यूनियन की, उसके डायरेक्टर, इस तरह के 8 लोगों ने मिलकर मिखाइल गोर्बाचेव के खिलाफ भी कूप कर दिया। उनका एक तरीके से तख्ता पलट करने की कोशिश की। अब हालांकि तख्ता पलट सक्सेस तो नहीं हो पाया, लेकिन इसका जो सबसे इमीडिएट इफेक्ट हुआ वो ये हुआ कि जो CPSU पार्टी थी वही आपस में बिखर गई और इस तख्ता पलट के लगभग 3 या 4 महीने बाद पूरा का पूरा USSR का विघटन हो गया। इस विघटन के बाद में USSR से 15 नए देश बन गए और उसके बाद से गोर्बाचेव इतने ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव नहीं रहे। हालांकि उन्होंने 1996 में प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, लेकिन उनकी पॉपुलरिटी लगभग ख़त्म हो चुकी थी। रशिया के लोग मानते थे कि जो हमारा महान जो सोवियत संघ था वो गोर्बाचेव की वजह से टूट गया, इनकी पॉलिसीज़ की वजह से टूट गया, तो इसलिए उनको लगभग 0.5% के अराउंड वोटिंग शेयर मिला। उसके बाद उन्होंने गोर्बाचेव फाउंडेशन के नाम से अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन की और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इसके लिए उनके पास फ़ंड तक नहीं था और फंड कलेक्ट करने के लिए वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके लेक्चर दिया करते थे, सेमिनार ऑर्गेनाइज करते थे जिसकी वो फीस चार्ज करते थे। और इस ऑर्गेनाइजेशन का फंड रेज करने के लिए वो इवन एक पिज्जा हट के ऐड में भी अपीयर हुए थे। Это Горбачев. Горбачев? Это из-за него у нас в экономике бардак. Да благодаря ему у нас новые возможности. Это из-за него у нас политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас свобода. Полный хаос. Перспективы. Политическая нестабильность. Sometimes nothing brings people together. तो इस सारी कहानी का कंक्लूजन ये है कि जब गोर्बाचेव CPSU के जनरल सेक्रेटरी बने उस टाइम इकोनॉमिकल हालत बहुत ख़राब थी, फ्रीडम के नाम पे लोगों के पास कुछ नहीं था, पॉलिटिकली सिर्फ एक पार्टी रूल करती थी। तो उन्होंने इन सबको लगभग ओपन कर दिया, इकोनॉमी को ठीक करने की कोशिश की, साथ में लोगों को बहुत सारे फ्रीडम भी अवेलेबल करवाई। हालांकि इनका आउटपुट वैसा नहीं आया जैसा सोचा गया था और फिर उनके कुछ साल बाद 1991 में USSR का विघटन हो गया। तो क्या इस USSR के विघटन के लिए सच में मिखाइल गोर्बाचेव जिम्मेदार थे? तो अगर रशिया के लोगों के माने तो उनका जवाब है हाँ। और इसका पता इस बात से चलता है कि 1996 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उनको 0.5% वोट मिले। इसके अलावा 2017 में एक सर्वे हुआ था, उसमें उनकी पॉपुलरिटी का अगर पता लगे तो सिर्फ 10% लोग मानते थे कि गोर्बाचेव ने जो किया वो ठीक किया, बाकी 45% लोग मानते थे कि उन्होंने जो किया गलत किया और बाकी लोग इंडिफरेंट थे। इसके अलावा कुछ दिन पहले अभी उनका निधन हुआ है और इसके बाद उनके लिए कोई ऑफिशियल स्टेट फ्यूनरल का भी अरेंजमेंट नहीं किया गया। इवन जो अभी प्रेजेंट राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो उनके जो स्टेट फ्यूनरल था उसमें शामिल तक नहीं हुए। तो इससे यही पता लगता है कि रशिया के लोग अभी भी उनको एक तरीके से विलन की तरह देखते हैं। वो लोग यही मानते हैं कि गोर्बाचेव ही जिम्मेदार थे इन सब के लिए। लेकिन अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़, अगर उनकी माने तो गोर्बाचेव एक तरीके से हीरो थे, क्योंकि उनकी वजह से ही, गोर्बाचेव की वजह से ही न्यूक्लियर जो हथियार थे उनकी एक तरीके से रोकथाम, उनके ऊपर रोकथाम हुई। आर्म रेस जो चल रही थी वो एक तरीके से उसके ऊपर एक फुल स्टॉप लगा। इसके अलावा जो जर्मनी था उसका यूनिफिकेशन हुआ। रशिया के लोगों को ही, जो सोवियत यूनियन के जो लोग थे उनको भी बहुत सारे फ्रीडम दिए गए। तो अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ की माने तो वो एक तरीके से हीरो थे। आपको क्या लगता है, गोर्बाचेव हीरो थे या एक विलेन? और इतनी अच्छी पॉलिसीज़ होने के बावजूद भी USSR का विघटन कैसे हो गया? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ तक पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।